भावप्रवणता नारी का वैशिष्ट्य। कौशिक शब्द का एक अर्थ है क्रोध, घृणा, ममता, प्रेम, प्रीति, आकर्षण या विकर्षण की मात्रा से अधिक अनुभूतियों का अभिप्रकाशन। आनंद में चिल्लाकर मनुष्य अपनी अनुभूतियों की उद्वेलता में जो है उसे स्नायु बंधन से बांध कर नहीं रख सकता। घृणा को मुंह से अभिव्यक्त करना न चाहते हुए भी कभी कभी दबाकर रख नहीं सकता। प्रेम, प्रीति, ममता, उद्वेलन, उमंग की भावनाओं को हृदय के तरंगावेग की फल्गु धारा में आवृत्त करके न रख पाने के कारण मुंह से कह देता है। हो सकता है बाद में सोचे कि ऐसा क्यों कहा। इस ढंग से अपने को अभिव्यक्त करना शायद उचित नहीं हुआ। इस भाव प्रवणता का अभिप्रकाश प्राणी प्राणी में अलग, व्यक्ति व्यक्ति में अलग होता है। व्यक्ति की विभिन्न वर्णिक धाराओं में भी भिन्न है, विभिन्न कौशिक धाराओं में भी भिन्न है। इस अभिप्रकाश का साधारण या सामान्य नाम है कौशिक। इस कौशिक के वशीभूत होकर बहुत बार लोग आत्महत्या करते हैं। इस कौशिक से अभिप्रेषित होकर लोग उत्तुंग गिरी को लांघ जाते हैं। व्यक्ति महाकाश की ओर रवाना होता है, मेरु की भूमि का चुंबन करता है। कहानी है कि पृथ्वी पर कहीं कहीं एक प्रकार के समुद्री जीव है जिन्हें कोई कोई मारमेड या मत्स्यकन्या कहा करते हैं। इस जीव की नाभि से नीचे मछली जैसा होता है। ऊर्ध्वांश में डैने पंख होते हैं पानी को काट कर चलने के लिए। मुख की आकृति बहुत कुछ सिंधु घोटक की तरह होती है। ये स्तनपायी जीव है, इसलिए उनकी नाभि से ऊपर वक्ष क्षेत्र में स्तन होते हैं। ये जीव कभी कभी शरीर के निम्नांश को पानी के अंदर रखकर ऊर्ध्वांश को थोड़ी देर के लिए ही सही पानी से ऊपर उठाकर फिर डुबकी लगाते हैं। दूर से उनके स्तनयुक्त वक्ष देखकर कुछ लोगों को इनके मानवी होने का भ्रम होता है। असल में ये तीमी, सिंधु घोटक, दरियाई घोड़ा इत्यादि की तरह ही स्तनपायी जलचर जीव है। सुनते हैं इनमें ऐसी भाव प्रवणता या कौशिक वृत्ति का प्राबल्य है। बहुत पहले एक बार इंडोनेशिया के पूरब की ओर एक निर्दोष मत्स्यकन्या की लोगों ने हत्या कर दी थी। मनुष्य के विरुद्ध संग्राम करने की शक्ति या सामर्थ्य या बुद्धि इन मत्स्यकन्याओं में नहीं होती। कई दिनों बाद देखा गया कि अनेक मत्स्यकन्याएं 50-60 तो होगी ही वहाँ के समुद्र तट पर आकर पानी से जमीन पर पछाड़ खाने लगी। ये जलचर जीव है, इसीलिए पानी से बाहर पछाड़ खाने के कारण तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। लोगों ने अनुमान से समझा कि उनके समाज की एक निरीह मत्स्यकन्या की हत्या के विरोध में उन्होंने नीरव कौशिक जताने के लिए इस रूप में आत्महत्या की। शब्द चयनी का 7वां खंड कौशिक। हमेशा ध्यान रखोगे कि हम लोगों में से कोई भी व्यक्ति जिसमें रंच मात्र भी अवहेलित न हो, उपेक्षित न हो, कोई बच्चा भी अपने मन में यह न सोचे मेरी चिंता किसी ने नहीं की। कोई बच्चा भी यह मन में न सोचे कि मैंने खाया या नहीं, किसी ने नहीं पूछा। इस और विशेष रूप से ध्यान दोगी।
विशेषकर तुम लोग जिन्होंने बहुत सारा दायित्व ग्रहण किया है, याद रखोगे, मैंने खाया या नहीं, किसी ने नहीं पूछा। इस प्रकार की बात का प्रयोग अपने पर नहीं करोगे। अर्थात अपने अधिकार के संबंध में अधिक न सोचकर अपने दायित्व के संबंध में अधिक सोचोगे। महिलाओं का तो स्वभाव ही होता है दूसरों की सुख सुविधा की ओर ध्यान देना। हम लोगों की महिलाएं और भी अधिक ध्यान देगी, यही आशा करता हूँ। यह मैं महिलाओं को साधुवाद देने के रूप में नहीं कह रहा हूँ, यह तथ्य है, ऐसा ही हुआ करता है। परिवार के लोगों को कम खिलाकर या अतिथि को कम खिलाकर स्वयं अधिक खाना यह महिलाओं का स्वभाव नहीं है। तुम लोग सामग्रिक जीवन में, सामूहिक जीवन में कड़ी नज़र रखोगे, जिसमें कोई उपेक्षित न हो, कोई जिसमें वंचित न हो। इस बात के याद रखने में ही समाज के परिस्फुरन का बीज निहित है। दूसरों के स्वार्थ की बातें हमेशा सोचोगे। अभिमत, तीसरा खंड, जीनियस और टेक्नीशियन। जो व्यक्ति नौकरी करता है, अवकाश ग्रहण के पहले ही वह सोचता है, मैं जगत में परित्यक्त हो जाऊंगा, जागतिक कर्म में अयोग्य प्रमाणित होऊंगा, सोचकर उसे बुरा लगता है। एक पुरुष व्यक्ति, वह अपनी कर्म वीरति के बाद भी किसी न किसी चीज़ के सहारे रह सकता है या रहने की चेष्टा करता है, किंतु महिलाएं वैसा नहीं कर सकती। वह घर के ही अंदर है, कुछ भी कर नहीं सकती। क्या स्थिति है? इसीलिए तुम लोग देखोगे, यह मजाक की बात है, किंतु यह बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। यह है, किसी पुरुष को बूढ़ा कहने पर वह विशेष नाराज नहीं होता, महिला को बूढ़ी कहने पर बहुत नाराज हो जाती है। हाँ, हमेशा उम्र कम करके बताने की चेष्टा करती है। इसके पीछे यही साइकोलॉजी है, क्योंकि वह जीवन धर्म को खोना नहीं चाहती। अभिमत, पांचवा खंड, उत्सव के प्रसंग में। हिस्टीरिया के कारण चित्त अधिक ल्यूट करने से चेतन नार्थक अ के संयोग से अचेतन चित्त धातु का अर्थ है प्रत्यक्षण करना, विचार विवेचना करना, भावना करना, चिंतन करना। इस चित्त धातु के उत्तर करण में त प्रत्यय लगाने से हम लोग चित्त शब्द भी पाते हैं। चेतन शब्द अनेक अर्थों में व्यवहृत होता रहता है। चेतन माने जो जगा हुआ है, जिसके प्राण है, जिसकी मनीषा का विकास हुआ है, जिसका आत्मिक उद्बोधन हुआ है, जो मनुष्य विचारशील है, जिसकी विवेचना शक्ति उन्नत है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार के अनेक अर्थ रहने पर भी प्रयोग क्षेत्र में हम लोग साधारणतः चेतन शब्द के अर्थ तीन तरह से पाते हैं। अचेतन शब्द को भी हम लोग तीन प्रकार से व्यवहृत होते देखते हैं। स्थूल जागतिक अर्थ में किसी कारण स्नायु तंतु के आहत होने पर उसके प्रभाव से स्नायु कोश की स्वाभाविक कर्म शक्ति बाधा प्राप्त होने के कारण जो सामयिक कर्म निवृत्ति दिखाई देती है, कथ्य बंगला में, हिंदी में भी बेहोश के अर्थ में हम लोग जिसे कहते हैं अज्ञान हो जाना या ज्ञान खोना, उनके लिए अचेतन शब्द का व्यवहार होता है। फिर अनेक क्षेत्रों में स्नायु तंतु को आघात नहीं लगा स्नायु कोश को। अति सुखात्मक या अति दुखात्मक कोई घटना
स्नायु कोश को आलोड़ित कर मानसिक स्तब्धता ला देने से उसके प्रभाव से स्नायु तंतु भी स्वाभाविक रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं। इसके फलस्वरूप भी लौकिक अर्थ में मनुष्य अचेतन हो जाता है। इसलिए कोई सुख की बात या कोई दुख की बात हठात किसी को उपस्थापित नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर व्यक्ति के मन में पहुंचा देनी चाहिए। स्नायु तंतु पर हठात गुरुतर आघात नहीं होने देना चाहिए। इन सभी बातों से समाजगत रूप में एक विवेचना होने की आवश्यकता है। अविवाहिता कन्या यदि दीर्घकाल तक पाड़ा प्रतिवेशी, पड़ोसी या आत्मीय स्वजन का बुराई निंदा सुनाती रहे तो उसका वह दमित मानसिक क्लेश एक दिन स्नायु कोश को प्रभावित कर उसे अचेतन बना दे सकता है और वह एक व्याधि का रूप ले सकता है। उसको साधारणतः हम लोग हिस्टीरिया कहते हैं। इस क्षोभ का कारण अपसृत होने के साथ साथ रोग भी दूर हो जाता है। जिन जनगोष्ठियों में विधवा के पुनर्विवाह की रीति नहीं है, उन सभी जनगोष्ठियों की विधवाओं में इसी कारण हिस्टीरिया का रोग दिखाई देता है। याद रखना चाहिए कि भूतग्रस्त होना और बेहोश होना एक बात नहीं है। भूत धरने से व्यक्ति बड़बड़ाता है। उस क्षेत्र में अपने चिंतागत आभोग पर नियंत्रण नहीं कर या नहीं रख सकने पर स्थान काल पात्र भूलकर मन के चिंतन को ही अभिव्यक्त करता है। हिस्टीरिया किंतु वैसा नहीं है। जो भी हो, यह हिस्टीरिया भी एक प्रकार की अचेतनता है। एपिलेप्सी या मृगी रोग भी मानसिक स्तर में अर्थात स्नायु कोश से स्नायु तंतु में संक्रमित होता है। यह व्याधि प्रथम आती है स्नायु तंतु में, उसके बाद वह स्नायु कोश को आलोगित करती है। बाद में वह व्याधि के रूप में स्नायु कोश में अधिष्ठित रहती है और विशेष स्थान काल में व्यक्त होती है। ये है विभिन्न प्रकार की अचेतनाएं जिन्हें जड़ जगत में हम लोग देखते हैं या पाते हैं। किसी मनुष्य ने अपने जीवन में कम अभिज्ञता रहने के कारण जैसा कभी नहीं सोचा, उस बात या घटना के संस्पर्श में हठात आ जाने से इस मृगी रोग का उद्भव होता है। उपयुक्त प्रपाठ मानसिक प्रशिक्षण के द्वारा इस रोग के आक्रमण को प्रतिहत किया जाता है और रोगी की मानसिक चिकित्सा और तत्सह कुछ मात्रा में स्थूल औषधि के प्रयोग द्वारा भी इस व्याधि की चिकित्सा करनी पड़ती है। जो भी हो, उक्त प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग अचेतन शब्द व्यवहार करते हैं। शब्द चयनिका प्रथम खंड अचेतन। परिश्रमी महिला। इन दो तिब्बती जनगोष्ठी के लोग मुख्यतः निवास करते हैं तिब्बत, लद्दाख, किन्नर, गारो पहाड़, उत्तर बांग्ला इलाके में। इसके अलावा नेपाल और तत्सन्निहित इलाके में है थारू, गुरुम, नेवारी, शेरपा, भूटिया, लेप्वा और खासिया लोग। वे देखने में आर्यों जैसे होते हैं, लेकिन नाक चपटी होती है। देखने में सुंदर होते हैं। उनकी भाषा संस्कृत और तिब्बती मिश्रित है। बातें करते समय
वे प्रायः ही अनुनासिक वर्ण का व्यवहार किया करते हैं। उनकी लिपि है तांगड़ा। इंदो तिब्बती शब्द विज्ञान में र ध्वनि नहीं के बराबर है। इंदो तिब्बती जनगोष्ठी के पुरुषों को बहुत पतली दाढ़ी मूछें होती है। महिलाओं के वक्षस्थल समतल होते हैं। घर की महिलाएं बहुत परिश्रमी होती है। लगातार बहुत देर तक वे शारीरिक श्रम कर सकती है। उनके लिम्फेटिक ग्लैंड पर्याप्त पुष्ट होते हैं, इसलिए उनमें खड़ी ऊंचाई के पहाड़ों पर चढ़ने उतरने की सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। कनिका में प्रौढ़ 16वां खंड भूतत्व और मानव सभ्यता।